टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, फिजिक्स का नया चैप्टर साइंस में. ओके, तो ग्रेविटेशन हमको पता है क्या होता है, नाम हमने बहुत बार सुना है, ठीक है. बट हाउ द ग्रेविटेशन वर्ड कम इन टू एग्जिस्टेंस, व्हाट आर द specifically we call it gravitation, what are the circumstances under what gravitation acts. ओके, तो देखना है. तो इसमें है कि हमने अभी 8 और 9 चैप्टर में मोशन और फोर्सेस के बारे में पढ़ा, ठीक है. हम हमेशा ये देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कभी भी गिरता है तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, अर्थ की तरफ, ठीक है. सन, मून गोज अराउंड द अर्थ, ठीक है. सन, द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. ओके, तो ये सारे चेंजेस जो है वो न्यूटन को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि कुछ ना कुछ फोर्स तो ऐसा है कि जिसने इन सब चीज़ों को अपने आसपास रखा हुआ है और अपनी तरफ खींच रहा है, एंड दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कॉल एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो इस तरह से न्यूटन को ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चलता है. एक्चुअल में ये तो सिर्फ उसकी ऑब्जेक्शन मतलब हाइपोथेटिकल बातें थी, थियोरेटिकल. उसको पता कैसे चलता है कि ग्रेविटेशन के बारे में उसको आइडिया कैसे आता है ग्रेविटेशन के लिए, बिकॉज वो तो आपने स्टोरी सुनी ही है, न्यूटन सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री, एप्पल फॉल डाउन ऑन हिम, ठीक है. तो उसको ऐसा होता है कि एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्यों ये एप्पल ऊपर नहीं गया, ठीक है. तो फिर उसको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, क्या तो अर्थ अट्रैक्ट होती होगी उसकी तरफ, ऐसा तो कौन सा फोर्स है, ठीक है. तो न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट द एप्पल, इट कैन नॉट इट अट्रैक्ट द मून, ठीक है. अगर उसने ऐसा सोचा कि एप्पल को अपनी तरफ ले सकता है तो मून को भी अपनी तरफ खींच सकता होगा ना. तो उसने क्या कंजक्ट किया कि सेम टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दोनों ही केसेस के लिए. तो उसने पॉइंट एक्सप्लेन कैसे किया कि एक मिनट, हाँ, ओके. नाउ उसने ऐसे कैसे पॉइंट किया कि सपोज कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे लगता है तो मून को अर्थ की तरफ आना चाहिए. बट मून क्या है, अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो अर्थ के आसपास अपनी एक ऑर्बिट होती है. तो मून जो है अर्थ की तरफ खींचा तो आता है, ठीक है, बट उस ऑर्बिट के अंदर ही रहता है, ठीक है. हर बार जब वो उस ऑर्बिट में आता है तो वो अर्थ की तरफ खींचता चला जाता है, ठीक है. अगर नहीं होता है, अगर ये ऑर्बिट नहीं होती, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से उसके ऊपर एक्ट कर रहा है. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो इतनी दूर है, ठीक है, तो वो और मून को अपनी तरफ इतनी एरिया में खींचता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये जो होता वो सीधे ही अब यहाँ पे है, अब इसके बाद अगर इसके पास फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इसके हर जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स दे, सीधा के सीधा ऐसे ही निकल जाएगा. यहाँ पर फोर्स था तो यहाँ रह गया, ठीक है. अब यहाँ कहीं फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है तो इट विल मूव स्ट्रेट डायरेक्टली लाइक दिस, ठीक है. लेकिन तो ऐसा नहीं हो रहा है. क्या होता है कि वो रिवॉल्व करते हैं उसके आजू बाजू, सेम वे सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, एक डोरी में किनारे पे पत्थर ला के उसको सर के ऊपर से ऐसे गोल गोल घुमाओ, ठीक है. आप जब तक उसको गोल गोल घुमाते हो कब तक वो गोल घूम सकता है इन अ सर्कुलर पाथ, जब तक कि रस्सी आपके हाथ में है, ठीक है. जैसे ही आप रस्सी छोड़ दोगे, ठीक है, क्या होगा, वो सीधा ट्रैवल करके स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, और स्ट्रेट ट्रैवल करने के बाद क्या करेगा, एक लंबा स्ट्रेट ट्रैवल करने के बाद जैसे घूमते छोड़ दिया तो फिर ये सीधा ट्रैवल करने लगेगा और एक टाइम के बाद नीचे गिर जाएगा, ठीक है. दिस इज़ व्हाट हैपन्स. तो यही चीज़ मून के साथ होने वाली रहती है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो, ठीक है. अब यह ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, अर्थ है ये बंदा अर्थ का है, ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको इस ऑर्बिट में घुमा रहा है, ठीक है. अब जब अर्थ ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अगर छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, जहाँ से छूटेगा, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा वहाँ से वो सीधा ही मूव करेगा, क्योंकि उसकी अपनी एक वेलोसिटी हो जाती है ना इतना घूमते, तो उस अपनी वेलोसिटी से वो एक लाइन में ट्रैवल करते करते फिर जब बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम होते ही वो नीचे की तरफ गिर जाने वाला है, ठीक है. अंडरस्टूड? दैट इज़ व्हाट ट्राइंग टू बी एक्सप्लेन ओवर हियर, ठीक है. तो ये क्या करता है कि
द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जितनी वेलोसिटी यहाँ घूम रहा है उससे कई गुना ज़्यादा वेलोसिटी से भी यहाँ घूम सकता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ऐसा फोर्स जहाँ पे फोर्स सेंटर से लगता हो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंटर से फोर्स लगता हो वैसे फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ओके, ऐसे एब्सेंस में बताया मैंने आपको कि जो एब्सेंस में क्या होगा, इट विल फॉल अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन लाइक द सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा। ये आप घुमा रहे थे इस तरह गोल 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 और जैसे ही छोड़ दिया तो वो किसी एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल करेगा। तो सर्कल की एक सरफेस को टच करते हुए ट्रैवल कर रहा है, तो आप ये पढ़ोगे आपके 9th स्टैंडर्ड मैथ्स में सर्कल चैप्टर में, when any straight line touches the one part of the circle that is called the tangent of the circle। इस तरह से आपका सीन क्रिएट होता है वहाँ पे। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो अब इसमें क्या है कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है क्योंकि अर्थ अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, उस वजह से वो मून उसके आसपास घूम रहा है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, क्लियर। और यहाँ पे ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है, देयर वाज नो सच फोर्स दैट मून वुड परस्यू इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। और ऐसा कोई फोर्स और नहीं लगता जिससे मून को स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मूव करना पड़े। There only the one force is applicable here, that is the force from the earth, that is called centripetal force or force of attraction। अब यहाँ पे क्या दिया है कि falling apple is attracted towards the earth, ठीक है। एप्पल अर्थ की तरफ गिर गया, does the apple attract the earth? तो क्या एप्पल अट्रैक्ट करता है अर्थ को? अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या एप्पल भी अट्रैक्ट कर सकता है अर्थ को, ठीक है। Why if we do not see the earth moving towards an apple, why? और ऐसे क्यों नहीं देख सकते हम? तो एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जैसे कि अगर वो गिर रहा है तो उसको भी पुश बैक करना चाहिए, ठीक है, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग हियर। तो उसमें हमने एक चीज़ और भी देखी थी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि कहाँ से गिवन फोर्स ज़्यादा होगा, रिएक्शन और मूवमेंट उसी तरफ होने वाला है, ठीक है। तो अर्थ का जो मास है वो एप्पल के मास से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। एप्पल का मास अर्थ के मास के आगे एकदम कम है, ना के बराबर है। सो व्हेन अर्थ अप्लाइज द फोर्स ओवर द एप्पल, इसका फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से वो उसकी डायरेक्शन में गिर जाएगा, क्लियर। यहाँ से पुल ज़्यादा आ रहा है, मास एप्पल का इतना ज़्यादा नहीं है, तो अनबैलेंस फोर्स किधर होगा, ज़्यादा इधर होगा, इस वजह से ऑब्जेक्ट उसी की डायरेक्शन में आएगा। जैसे कि हमने बैलेंस्ड अनबैलेंस फोर्स में भी पढ़ा था कि जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लियर। सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स फॉर अ गिवन फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट से कंपेयर। द अर्थ एप्पल का मास जो है नेग्लिजिबल है कंपेयर टू दी अर्थ, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। हम वो तो नहीं देख सकते, बट हम ये देख सकते हैं कि एप्पल अर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्यों अर्थ मून की तरफ नहीं जाता, क्योंकि मून का अपना कोई ग्रेविटेशन नहीं है, उसके ग्रेविटेशन के आगे अर्थ का ग्रेविटेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मून अर्थ के साथ अर्थ मून के लिए घूमता नहीं है, क्लियर, अंडरस्टूड। ऐसे ही सोलार सिस्टम में आप देखते हो तो सभी प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं। द सेम फोर्स, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। सन के पास इतना फोर्स है कि बाकी प्लैनेट्स को अपने आसपास रख सकता है। जो इसकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बाहर निकल जाता है वो उस सोलार सिस्टम से बाहर होता है, जस्ट लाइक वी सेड प्लूटो हैज़ डन, ओके। Newton concluded not only does the earth attract an apple on the moon, but all the objects in the universe attract each other. This is called force of attraction between the object, is called gravitational force. सिर्फ अर्थ पे ही ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स पूरे यूनिवर्स में है जो एक दूसरे को चीज़ों से अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए तो सोलार सिस्टम हमारा काम करता है, ठीक है। हमारे सिस्टम में 8-9 प्लैनेट है, एक सन है, ठीक है। क्यों है? बिकॉज दे ऑल आर इन अ ऑर्बिट, ऑल आर मूविंग इन अ ऑर्बिट। आपने डायग्राम्स देखे होंगे सोलार सिस्टम की कि ये सन है, ये एक ऑर्बिट होती है, उसमें एक होता है, उसमें एक, तो ये सब अपनी अपनी डिस्टेंस पे कैसे रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे डिस्टेंस पे एक ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। क्यों कभी वीनस मार्स की जगह मर्क्यूरी की जगह पे नहीं आ जाता है और मार्स वीनस की जगह पे नहीं आ जाता है? क्यों ये पीछे क्यों नहीं जा सकता है, ये आगे आ जाता है? क्यों ये सन के अंदर के नहीं चला? दिस इज जस्ट बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट,
ओके। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इफेक्ट बाकी प्लैनेट्स पे, ये ऑर्बिट्स है कि ये मर्क्यूरी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना मर्क्यूरी पे लग रहा है वो इतने डिस्टेंस पे लग रहा है, वीनस को इतने पे लग रहा है क्यों, और वीनस से मर्क्यूरी के बीच का डिस्टेंस भी, मर्क्यूरी का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू वीनस, तो इससे मेंटेन करके रखा है डिस्टेंस, इसलिए दो प्लैनेट्स आपस में टकराते भी नहीं है। ऐसा हो सकता है जब कभी ग्रेविटेशनल फोर्स इस एरिया में कम हो तो ये लोग इस तरफ जहाँ ज़्यादा है उस तरफ खींचे चले आएंगे, तो दो प्लैनेट्स के बीच में एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। सो इस सब स्टडीज़ के बाद न्यूटन ने एक ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्क्राइब किया और उसने एक लॉ दे दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर, दैट लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये पूरा लॉ है इसका कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिवर्स में ये चीज़ है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कैसे, विद अ फोर्स। क्लियर, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी एक ऑब्जेक्ट जो खींच रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो दोनों के मासेस को प्रोपोर्शनल है इसका फोर्स, इसको खींच रहा है। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनका जो डिस्टेंस है दो लोग के बीच का, एक डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डी लिखते हैं डिस्टेंस को, उसका स्क्वायर। ओके, एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट, और ये फोर्स इनके सेंटर से लगता है। क्लियर, तो फॉर्मूला ऐसा बनता है कि जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास, दो ऑब्जेक्ट के मास से, अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो फॉर्मूला इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू mass of the both objects, okay, or the product of the both objects mass upon the square of the distance between them. So हम यहाँ proportionality की साइन निकालने के लिए we are using a term G, capital G, which is known as gravitation. This is a symbol for gravitation. Okay, तो ये ग्रेविटेशन का सिंबल है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है, जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने कि दो मास को पहले प्रोपोर्शनल है, उसके बाद दो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल है, ये इक्वेशन तैयार होगा और उसके बाद ये फॉर्मूला बनेगा आपका। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, वेयर जी इज द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। क्लियर, एंड बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज एफ इंटू डी, ये डी को इधर ले लो, जी इंटू एम, एम कर दो। ठीक है, वो आपको वैल्यू दे देगा कोई भी एक। आपको अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले लो। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड यू विल गेट दी वन वैल्यू, ये आपको वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पे। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, चेंज नहीं होती। ठीक है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, दिस इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको इसको लर्न बाय हार्ट कर लेने का, एग्जाम में अभी आता है ऐसा क्वेश्चन। 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप ये फॉर्मूला में देख लो, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं, कैसा है, डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर आएगा, अपॉन मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, दो मास है यानी किलोग्राम का स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द यूनिट यू विल गेट इजीली। ओके, तो यूनिट को रट्टा नहीं मानना ज़रूरत पड़ेगा जब आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा। क्लियर, ओके। सो ये वैल्यू जो है वो किसने फाइंड की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। द साइंटिस्ट नेम इज हेनरी कैवेंडिश एंड ही फाउंडेड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ग्रेविटेशन। क्लियर, और इसको फिर ये वैल्यू स्टेबल रहती है। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं करता। आपको जहाँ भी जी की वैल्यू रखने को कहेंगे तो आपको यही वैल्यू रखनी होती है हर बार। क्लियर, सो देयर एग्जिस्ट फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। Okay, compute the value of force between you and your friends sitting closely. Conclude how do you not experience this force. ये आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बाद में करते हैं। फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एग्जाम में 2 मार्क में पूछते हैं, ये डेरिवेशन भी पूछते हैं 2 से 3 मार्क में, और ये खास करके तो ये पूछते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले आप इधर देखो,
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। ठीक है, जो पढ़ते हैं, जो हम मानते नहीं हैं, लेकिन उसका रिलेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, हमें अर्थ से बाइंड करके रखना। हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ की तरफ ही, मतलब एक तरफ ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ग्रेविटेशन है कि हम ज़मीन के अंदर धंस गए हों। ठीक है, या हम ऊपर आसमान में चले जाते हैं। क्लियर। और उसके बाद एक मिनट, और नेक्स्ट क्या है, द मोशन एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर ली। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये भी चीज़ एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, अर्थ और ये प्लैनेट्स एक दूसरे के आसपास, मून के आसपास, सॉरी अर्थ के आसपास मून और सन के आसपास प्लैनेट्स किस तरह रिवॉल्व करे बिकॉज ऑफ द ऑर्बिट्स एंड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स टूवर्ड देम। ठीक है, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। ठीक है, वो भरती आती है ना, जब पूनम होता है और अमावस होता है तो भरती नहीं आती है, ऐसा सब बोलते हैं ना। इट इज़ ऑल ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल इफेक्ट। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, आई थिंक द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अंडरस्टूड। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला याद रखना है, F इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू क्या है जी की, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इतना पूरा आप याद रखो, इसमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब न्यूमेरिकल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ दिया है एंड मास ऑफ द मून दिया है, यानी दो मास आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ये डिस्टेंस दे दिया, यानी अब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है आपको। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून अपॉन डी स्क्वायर। तो मास ऑफ अर्थ में आपको जो दिया है वो लिख देना है। ठीक है, और बाकी बाद में वैल्यूज़ के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, और उसको कैलकुलेट करके आपको वैल्यू लेना है। ठीक है, मैं सम करके दिखाऊंगी जस्ट फॉर रेफरेंस, मैंने अभी ऐसे बता दिया। विल डू द सम्स इन दी नेक्स्ट क्लास। क्लियर, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ओके, गुड बाय।